ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 5। बेटा, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 4 लेक्चर्स इन इंटरेस्ट रेट रिस्क, स्पेसिफिकली इन ACCA F9। और मैंने पिछले 4 लेक्चर्स में जो भी कुछ बताया, मुझे लगा कि मैं आज थोड़ा सा उसको रिवीजन करा दूं। उसके पीछे कारण है कि आप में से कुछ बच्चे पॉजिटिव थॉट थिंक करें, कुछ नेगेटिव थिंक करें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस या कुछ पार्ट मैंने किसी दूसरे कोर्स से कट पेस्ट कर दिया। बिल्कुल 101%, वो तो मैंने बोला ही था आपको। बट द पॉइंट इज कि आपको मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं और लॉजिक सेम होते हैं। आप आम खाने में मतलब रखें, आम की गुठली उसमें मतलब ना रखें कि आम कौन से खेत से आए थे। आज इस वजह से मुझे लेक्चर नंबर 5 लेना पड़ रहा है, सो दैट आई कैन बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस कि भाई कैप्लन में भी यही दिया हुआ है, BPP में भी यही दिया है, बेसिक लॉजिक्स वही है। तो इंटरेस्ट रेट है क्या, रिस्क क्या है, एक्सपोजर क्या है, गैप एक्सपोजर क्या है, गैप एनालिसिस क्या है, यील्ड कर्व क्या है, टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व्स क्या है, थ्योरीज ऑफ यील्ड कर्व्स क्या है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन लास्ट 4 लेक्चर्स। सो आज का लेक्चर एक रिवीजन होगा, रिकैप होगा। मैं स्पेसिफिकली कैप्लन के थ्रू ही बताऊंगा आपको, आपके लिए। आइए मैं चलूं जी, कहां चलना है बेटे? मैं चल पड़ा लेक्चर नंबर 5 की तरफ। मटका है चैप्टर नंबर 14 का। इंटरेस्ट रेट रिस्क की बातें करेंगे। द रिस्क विच इज रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट, दैट इज नेम्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। उस रिस्क का नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ऐसा रिस्क जो इंटरेस्ट की वजह से हुआ, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा या कम होगा, सपोजिंगली योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इंटरेस्ट रिलेटेड, एंड इफ देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स, देन योर वैल्यू ऑफ एसेट एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। तो बेटे, आपका डिपॉजिट अज्यूम करते इन्वेस्टमेंट्स थी और आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, कम हो गया, और वो फिक्स रेट पे था, तो अल्टीमेटली, या फ्लोटिंग रेट पे था, तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएगी। नो डाउट ACCA F9 में जो हम वैल्यूएशन करेंगे, दैट इज इन चैप्टर नंबर 19 बिजनेस वैल्यूएशन। बट वैल्यूएशन का मीनिंग अगर आप समझे, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस, और इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर आउटफ्लोस जो आपको पेमेंट करनी है इन केस ऑफ बॉन्ड। समटाइम्स देयर इज अ फ्लोटिंग रेट एंड यू हैव टू पे मोर। अगर आप लॉजिकली देखें कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा या कम क्यों होता है, इसके पीछे कारण है, मैं अभी बताऊंगा। आप पहले आ जाइए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी बतानी है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। अभी भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, जबकि लास्ट के 2-3 लेक्चर्स रह गए, 2-3 चैप्टर्स रह गए बेटा, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 80 to 90% ऑफ द सिलेबस। स्टिल आप अभी भी चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी कुछ नई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, नई तरह की चूचू आ जाएगी, नए तरह के रीजंस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में रीजंस खत्म होने वाले हैं, वो तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। बट द पॉइंट इज, आपको अभी से स्टेप लेना है। तो इन केस यू हैव नॉट डन एनीथिंग, अभी भी कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। आइए हम उसी को करने की कोशिश करें और यहां देखें कि हम क्या कर सकते हैं। आइए सर, ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9, कमर सीधी करके बैठना है। आज नो डाउट 15-20 मिनट का लेक्चर है, बट द पॉइंट इज आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा BPP कैप्लन से जब मैं दिखाऊंगा, और आपको अच्छा लगेगा। आइए जी, इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, रिवीजन ऑफ कंटेंट ऑफ ऑल 4 लेक्चर्स जो मैंने पिछले 4 लेक्चर्स कराए। पहले लेक्चर में तो आपको एक फ्लो चार्ट, आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट रेट, व्हाट आई मीन बाय रिस्क, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, what are the 3 questions to be answered in this, and what are the 3 types of decisions। कौन सी ऐसी 3 डिसीजंस हैं जो आपको लेनी है। आप मेरी बात को लॉजिकली समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो आप पहली बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने बेटे अभी तक ये टाइमलाइन में 4 लेक्चर्स प्रिपेयर कर दिए। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। 4 झंडे गाड़ दिए। In lecture number 1, I have given you the introduction in regard to interest rate. We have seen there are 3 questions, there are 3 answers, and what is the objective of interest rate risk, ये हमने सीखा था लेक्चर नंबर 1 में।
और एक लेक्चर नंबर 1 में पूरी एक रूपरेखा बता दी थी मैंने कि भाई इंटरेस्ट रेट रिस्क चैप्टर 14 ACCA F9 में हमें क्या डिस्कस करना है। आपको मालूम है मैंने आपको फर्स्टली आई हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 11 इकोनॉमी क्या है, मार्केट्स क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, और आज मैं हूं इंटरेस्ट रेट रिस्क में। बेटे इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मार्केट्स एंड इकोनॉमी, ये सबके सब इंटर रिलेटेड है और सबसे बड़ा है इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी में अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी में अगर डिमांड ऑफ मनी है, अगर इफ देयर इज अ डिमांड ऑफ मनी then as compared to the supply of money, then there will be a change in the BPPS because due to inflation। बेटे यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व थोड़ा सा BPS ऊपर नीचे करता है जस्ट टू मैनेज दैट डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, तो पूरी मार्केट हिल जाती है, पूरे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, whether it is the Asian market, whether it is the European market, whether it is the American market, because we are all interrelated। कोविड सिनेरियो के बाद हमने देख लिया कि हम सब एक जैसे ही हैं, हम सबको कोविड हुआ और हम सब इंटर रिलेटेड हैं, इंडियंस को, एशियंस को, नेपालीस को, पाकिस्तानीस को, यूरोपियंस को, अमेरिकन को। इट मींस अमेरिकन मार्केट का बी बेसिस पॉइंट अगर चेंज हो जाता है, बेसिस पॉइंट पे अगर वो चेंज कर दें, now why that is being changed? Because of demand of money and supply of money। and why, what is the relationship of demand of money and supply of money? Because of GDP, because of economic growth, because of per capita income। and why it is changes? तो इसके पीछे बड़े सारे, मैंने आपको बड़े सारे फैक्टर्स बताए कि अब वहां पे चेंज आ रहा है डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी में, ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसीज, ड्यू टू फिजिकल पॉलिसीज, ड्यू टू जीडीपी, ड्यू टू पर्सनल, ड्यू टू डेमोग्राफिक पोजीशंस। तो लास्ट में जो बचता है, जैसे दूध को गर्म करते हैं तो मलाई बनती है, फिर मक्खन बनता है और लास्ट में घी बनता है, तो बेटा लास्ट में जो घी है वो है इंटरेस्ट रेट्स का। तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर या नीचे होते हैं क्योंकि हम सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी को चेंज करना चाहते हैं। ये बात तो चलो समझ आ गई, बट एज अ फाइनेंस मैनेजर हाउ दिस चैप्टर इज रिलेवेंट टू यू। मैंने आपको बताया था, इफ एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एन एंटिटी, इफ यू वांट टू बोरो फंड्स फॉर दैट एंटिटी और इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दैट कैश सरप्लस ऑफ दैट एंटिटी, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट्स का क्या स्ट्रक्चर है, इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहे हैं, how will be the yield curve। आजकल मार्केट में yield curve कैसा है? We have discussed what is the meaning of yield curve। It is a relationship of maturity, terms of maturity with the return। हमने ये सभी बातों को सीखा कि what is yield curve, what are the shapes of yield curve, what are the theories of yield curve, और उसके बाद हमने रिलेट करने की कोशिश की है। मैं आज आपसे ये सारी बातों को डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले इस पॉइंट को देखना स्टार्ट कर दें जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए जी, आइए इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैं भूपेश आनंद, बेटा एक कैप्लन ओपन कर दिया है और इसमें मैं इंटरेस्ट रेट रिस्क दिखा रहा हूं। डिस्क्राइब द गैप एक्सपोजर। व्हाट इज अ गैप एक्सपोजर? वी विल सी टुडे। आज हम देखेंगे उसको, गैप एक्सपोजर क्या होता है। ठीक है जी, गैप एक्सपोजर क्या है इसको देखेंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द बेसिस रिस्क, gap exposure, term structure, yield curve, impact on the yield curve, and then we have already discussed in the last 2 lectures or last 4 lectures market segmentation theory, and then और ये बेटे ये जो हम रिस्क मैनेजमेंट की बातें करेंगे, ये लेक्चर नंबर 6 ऑनवर्ड्स देखेंगे, दैट हाउ वी कैन मैनेज द रिस्क, व्हाट आर द हेजिंग टूल्स फॉर मैनेजिंग दैट रिस्क। ठीक है जी, तो आइए सर, आइए मैं भूपेश आनंद आज आपको लेके चलूं उन राहों में जो कैप्लॉन आपके सामने दिखा रहा है, एंड इट इज इन रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैं इंटरेस्ट रेट रिस्क की बातें करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो लिखा हुआ फाइनेंस मैनेजर फेसेस रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स। एज अ फाइनेंस मैनेजर आपकी जो एसेट्स हैं वो इंटरेस्ट रिलेटेड हैं, liabilities हैं, bonds हैं, loans हैं, those are interest related, and interest can be of 2 types, floating and fixed। it means variable and fixed। वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्लोटिंग ही होती है, फिक्स ही होती है। ठीक है सर। many companies borrow and if they do have to choose between borrowing at a fixed rate or borrow at a floating rate through bank loans, there is some risk in which decides the balance or mix between floating rate and the fixed rates। मैं तो ये कहूंगा कि बेटे फाइनेंस मैनेजर का जो जन्म हुआ है वो इन्हीं वजह से हुआ है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिनिमाइज करना है, बोरो कम रेट पे करना है, और देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। ऐसा ना हो कि सारी लाइबिलिटीज और सारे एसेट्स आपने फिक्स रेट पे कर लिए हो
Ultimately there has to be a matching between assets and liabilities. There has to be a match between fixed rate and floating rate. मतलब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज पे खाओगे, आपको सारी चीजें खानी है. It should be a balance, you know. So that's why whenever you are borrowing something or you are lending something, it has to be balanced. It may appear that a company has matched assets and liabilities in both receiving and paying interest and may have interest rate exposure. However, two floating rates may not be determined using the same basis. अच्छा, उसके बाद मैंने एक बात लॉजिकली बताई थी कि कंपनीज के साथ क्या होता है कि क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में दे जनरली टेक सम टाइम. सपोज करते हैं इस पीरियड में उन्होंने डिसाइड किया कि उनको लोन लेना है और उन्होंने फॉर्मेलिटीज अप्लाई की, लेकिन लोन इस पीरियड में लिया मिला और इंटरेस्ट रेट यहां पर था 10% का और यहां पर हो गया 11% का. इट मीन्स द गैप, यू नो, द डिले इन द डिसीजन also, you know, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. The interest rates might change between the point where the companies identify the need to borrow or invest and the actual date when the in this into transaction. ठीक है सर. फिर आपको मैंने इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर बताया था. बेटा जनरली क्या होता है, एक्सपोजर हो या रिस्क हो, हम इसको नेगेटिवली पढ़ते हैं, एडवर्सली पढ़ते हैं कि आपको लॉजिकली समझ आए. इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर का मीनिंग है कि if you have invested somewhere at a floating rate and that interest rate has been decreased, and if you have borrowed something at a fixed rate but fixed rate has decreased, तो अब आपको दो नुकसान हुए. मेरे को आपको ये शो करना है कि आपको नुकसान कितना हुआ. अच्छा, नुकसान कब होगा? जब आपने एसेट्स लिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और वो फ्लोटिंग रेट पे किए हैं और अब इन फ्लोटिंग रेट कम होता जा रहा है. इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती जा रही है. और मेरे को आपको नुकसान दिखाना लाइबिलिटीज के केस में. आपने लाइबिलिटीज ली हैं, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है. अल्टीमेटली जब लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, इट मीन्स आपने फिक्स रेट पे लिया है और मार्केट में रेट कम हो गया है. अब आपको फिक्स बॉन्ड के ऊपर तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इट मीन्स दैट इज नेम्ड एज इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर. वी हैव ऑलरेडी सीन. तो इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर में आपको मैंने दो फोटोज नीचे दिए हैं कैप्लॉन ने. ये जनरली हम कहते हैं बोरो के ऊपर है, बोरिंग के ऊपर है. दिस इज इन रिलेशन टू बोरिंग्स एंड दिस इज इन रिलेशन टू डिपॉजिट्स. आराम से, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने बोरिंग और डिपॉजिट की बातें बताई है. मैं आगे आ गया जी. व्हाट इज गैप एक्सपोजर? व्हाट इज गैप एक्सपोजर? गैप एक्सपोजर का मतलब है कि जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं बेटे वो मैच करनी चाहिए. जो इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे बॉन्ड्स है, जैसे आपने HDFC से लोन ले लिया, it means there has to be a match, there has to be a balance between interest bearing assets and interest bearing liabilities. तो यहाँ पर ये लिखा है a negative gap and a positive gap. Negative gap का मीनिंग है कि जब liabilities ज्यादा हैं interest bearing as compared to the assets, and positive gap is when interest bearing assets are more than liabilities. So this is negative and this is positive. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई. मैं अब आगे आ गया. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इंटरेस्ट रेट रिस्क और ये सारी बातें वही हैं. उसके बाद फिर मैं आ गया था लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट मींस लास्ट 4 लेक्चर्स में, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, यू नो, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड्स एंड द रिटर्न, एंड द रिटर्न इज नेम्ड एज यील्ड. तो अगर मैं यील्ड यहाँ पे ले लूँ और यहाँ पे मैच्योरिटी ले लूँ, तो मैंने आपको कहा था ये जो रिलेशनशिप है यील्ड की और मैच्योरिटी की, इसको बोलते हैं यील्ड कर्व. अब यील्ड कर्व देखा जाए तो नॉर्मली अपवर्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी हम बढ़ाते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेना पड़ता है, आपको ज्यादा रिटर्न लेना पड़ता है. मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं यील्ड कर्व दैट इज द टर्म स्ट्रक्चर. द यील्ड कर्व इज नॉर्मल यील्ड कर्व और इट कैन बी अपवर्ड यील्ड कर्व. नॉर्मल मतलब अपवर्ड, डाउनवर्ड भी होता है, इनवर्स भी होता है, हम्ड भी होता है, फ्लैट भी होता है. इन्होंने 3 बताए हैं, लेकिन मैंने आपको 4-5 बताए थे और उनके ग्राफ भी बना के दिखाए. बेटे अगर आपको ज्यादा नहीं पता होगा तो आप लॉजिकली कैसे चीजों को रिलेट करोगे? तो ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी 2-3-4 लेक्चर्स में सीख ली हैं. नॉर्मल यील्ड कर्व, इन्वर्टेड यील्ड कर्व ऑफ दिस. अच्छा, इन केस द यील्ड कर्व इज इन्वर्टेड, मतलब ऐसे है यील्ड कर्व, ऐसे है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. इट मींस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का ज्यादा है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म. तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है, उसका यील्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म, इट मींस इकोनॉमी फ्यूचर में रिसेशन एक्सपेक्ट कर रही है.
क्योंकि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, जबकि उल्टा है, होना क्या चाहिए, इट शुड बी अपवर्ड, बट अगर डाउनवर्ड है तो इट मींस व्हाट द इकोनॉमी इज थिंकिंग, इट मींस एज अ फाइनेंस मैनेजर व्हेनेवर यू वांट टू बोरो or whenever you want to lend, you have to firstly find out what are the existing yield curves, क्योंकि उन existing yield curve से आपको ये पता चल जाएगा that whether you should borrow at floating rate or fixed rate, or whether it should be at short term rates or whether it should be at long term rates. गेटिंग द पॉइंट? तो हमने ये डिटेल में डिस्कस किया बेटे, आराम से आपको पता है, और हमने ये ग्राफ भी बनाया है, विगल है इसको बोलते हैं, एंड यील्ड कर्व इज डिटरमाइंड बाय द 3 थियरीज, नो डाउट दैट इज इन कैपलान बीबीबी। मैंने आपको 5 थियरीज बताई है ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एक्सपेक्टेशंस थ्योरी एंड मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी फॉर मोर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। बड़ी सिंपल सी बात है कि एज अ बॉन्ड होल्डर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एंटिटी विच हैज मोर लिक्विड फंड्स, तो आपका रिस्क फैक्टर कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, रिस्क फैक्टर कम होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, आपके एक्सपेक्टेशंस कम होंगे तो यील्ड कम होगा। तो अकॉर्डिंगली ये थ्योरी कहती है कि इस तरह से यील्ड निकाला जाता है। ठीक है सर। एक्सपेक्टेशन थ्योरी, द नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रिफ्लेक्ट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्फ्लेशन लेवल्स। ये थ्योरी कहती है कि अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन होगा, आने वाले दिनों में डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगी एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ मनी। तो व्हेन डिमांड ऑफ मनी विल इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज। तो इट इज एज पर एक्सपेक्टेशन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। तो ये बेटे आप आराम से कर सकते हैं। मैं आज का लेक्चर नहीं भी लेता ना तो ठीक था, बट द पॉइंट इज मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ, ऐसी फीलिंग आई कि यार मैं एक बार आपको बता दूं कि आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि कितने मैंने डिफरेंट कोर्सेज की बेस्ट आपको चीजें देने की कोशिश की, सो दैट आपको लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो। नहीं तो यार 200 घंटे प्लस की कोई रिकॉर्डिंग करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9, 60 घंटों में 50 घंटों में लोगों ने रिकॉर्ड करके दे दिया। क्या बातें करते हो यार आप खुद बताओ लॉजिकली आपको कहां पे ज्यादा समझ आ रहा है। अब लास्ट पॉइंट आपने जो देखना है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ यील्ड कर्व, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन आई से सिग्निफिकेंस ऑफ यील्ड कर्व, इट मींस वेदर इट इज अ नेगेटिव यील्ड कर्व, वेदर इट इज अपवर्ड यील्ड कर्व, वेदर इट इज डाउनवर्ड यील्ड कर्व, वेदर इट इज अ फ्लैट यील्ड कर्व, कौन सा यील्ड कर्व है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैं भूपेश आनंद आपके साथ फिर इस समय कहना चाहता हूं कि हम जो लेक्चर 6, लेक्चर 7 आने वाले लेक्चर्स में हम करने वाले हैं बेटा, इतना प्रीशियस है, इतना प्रीशियस है क्योंकि उसमें मैंने आपको हेजिंग टूल्स बताने हैं, दैट हाउ वी कैन हेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।